आज निर्णायक फैसले का दिन है। आज तय होगा कि चीन से निपटने के लिए भारत की नई रणनीति क्या होगी। चीन के खिलाफ आज प्रधानमंत्री मोदी सर्वदलीय संवाद करने जा रहे हैं। आज चीन पर दलहित नहीं, देश हित की बात होगी। चीन के खिलाफ पूरे देश से आवाज उठ रही है। हर हिंदुस्तानी के अंदर अपने 20 सैनिकों की शहादत से आक्रोश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही चीन को सख्त संदेश दे चुके हैं कि हमारे शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। भारत चीन सीमा के हालात पर चर्चा करने के लिए इस वर्चुअल बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान, डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी, शिरोमणि अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल, टीआरएस के अध्यक्ष चंद्रशेखर राव और वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी शामिल होंगे। बैठक आज शाम 5 बजे हुई। देश भर से चीन के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग हो रही है। लोग चीन में बने सामानों का बहिष्कार कर रहे हैं। ऐसे वक्त में सर्वदलीय बैठक से चीन के खिलाफ सख्त और एकजुट संदेश जाना चाहिए कि देश का हर नागरिक चीन के धोखे के खिलाफ है और सरकार के साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो होनी है सर्वदलीय बैठक। देश एक मत है, देश एकजुट है, देश गुस्से में है कि आखिरकार 20 सैनिकों की शहादत तो व्यर्थ नहीं जाएगी। चीन बैकफुट पर नजर आ रहा है, लेकिन भारत का यहां पर अगला एक्शन क्या होगा वो अब पता लगेगा जब सब दल एकजुट हो जाएंगे। और आज कहीं ना कहीं यही बात प्रधानमंत्री मोदी जो है चीन के मुद्दे पर पूरे देश को या पूरे देश के राजनीतिक दलों को एक मंच पर लाने की बात कर रहे हैं। मैं यहां लेह में मौजूद हूं, ठीक ग्राउंड जीरो पर। आप ये मेरे पीछे देख रहे हैं, लगातार हम यहां पे आपको सिचुएशन दिखा रहे हैं। मैं सबसे पहले यहां का चित्र आपको, यहां की बात आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि आज हमने सुबह से देखा, कल भी हालांकि यहां पर कॉम्बैट पेट्रोलिंग चल रही थी। थल सेना का पूरा मूवमेंट है, सेना अपनी तरफ से तैयार बैठी है। उसे पहले ही फ्री हैंड दे दिया गया था। आर्मी चीफ की तरफ से भी बयान आ गया था, प्रधानमंत्री ने भी इसकी बात साफ स्पष्ट कर दी थी। आज हमने देखा कि अपाचे हेलीकॉप्टर लगातार जो है गश्त करते हुए, शिनूक भी हमने देखा, हमने यहाँ पर तेजस भी देखा था, चीता हेलीकॉप्टर लगातार जो है वो तमाम जगहों पर देखा जा रहा है। तो कुल मिलाकर के चौकसी है, सेना अलर्ट पर है और कुल मिलाकर के हर तरीके की तैयारी है। ये तो स्थिति है लेह की इस वक्त की, क्योंकि यहां पर लेह में भी गुस्सा है और हर कोई यही चाहता है कि आखिरकार पॉलिटिकल विल, और सेना भी यही है कि पॉलिटिकल विल जो होगी उसी के हिसाब से जवाब दिया जाएगा। कृष्ण मोहन मिश्रा मेरे साथ हैं, मेरे वरिष्ठ सहयोगी जो कि इस मुद्दे को बहुत अच्छे से जानते हैं। रविंद्र कुमार है, तमाम राजनीतिक दलों की जो बैठक शुरू होनी घंटे भर में उस पर नजर रखे हुए हैं। साथ ही साथ प्रेम शुक्ला बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं और विकास गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ है। सबसे पहले कृष्ण मोहन, मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या जानकारी आपके पास है, क्योंकि यहां भी हम लगातार एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं, फॉर्मल आर्मी मैन से बात कर रहे हैं, क्योंकि देश हित में सर्वोपरि यही है जो सेना कह रही है, जो सरकार कह रही है, जो आधिकारिक सोर्सेज हैं वही हम रिपोर्ट करें, वही हम बताएं, किसी और तरीके की कोई बात नहीं, क्योंकि देश एकजुट है। लेकिन इस वक्त क्या तैयारी है, क्या कुछ चल रहा है? कृष्ण मोहन मिश्रा। सचिन, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और आप बहुत सारी हलचलें खुद देख रहे हैं और उन दृश्यों के जरिए जो भी दर्शक इस समय जी न्यूज देख रहे हैं उनको भी ये सारी चीजें दिखाई पड़ रही हैं। बहुत सारी चीजें बताई नहीं जा सकती, जो चीजें बताई जा सकती हैं वो मैं आपको बताता हूं कि तीनों ही सेनाएं, वायुसेना, थल सेना और नौसेना, तीनों ही सेनाएं हाईएस्ट अलर्ट पर हैं। वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने 17 और 18 तारीख को
यहाँ लेह का 17 तारीख को और 18 तारीख को कश्मीर का दौरा किया। उस दौरान उन्होंने सारे फॉरवर्ड बेसिस की भी जानकारी ली। लेह में एयरफोर्स की स्थिति यह है कि वहां पर लेह एक एयरबेस है, एक थोइस एयरबेस है, जहां पर डिटैचमेंट फाइटर एयरक्राफ्ट के या ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के होते हैं। जैसा कि आपने बताया, आप सुबह से देख रहे होंगे कि वहां पर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पहुंच रहे हैं, IL-76 और ग्लोब मास्टर जैसे सबसे बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। आप वहां पर लगातार अटैक हेलीकॉप्टर, जिनको हेलीकॉप्टर गनशिप कहते हैं, उनकी आप आमदोरफ्त देख रहे हैं। हम लगातार देख रहे हैं कि सबसे भारी जो सामान उठाने वाला हेलीकॉप्टर चिनूक है, जो पिछले साल ही भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ, वो लेह के आसमान पर नजर आ रहा है। यानी LAC तक, लद्दाख तक सैनिक और साजो सामान लगातार पहुंचाया जा रहा है। चौकसी की कहीं कोई कमी नहीं है। पिछले 15 से 20 दिन से नौसेना का जो टोही एयरक्राफ्ट है, P-8I नेपच्यून जिसे कहते हैं, वो लगातार नॉर्दर्न इलाके में देखा गया है, LAC के आसपास। टोह लेने और निगरानी रखने में इस एयरक्राफ्ट का कोई जवाब नहीं है। ये एयरक्राफ्ट बहुत लंबी दूरी तक उड़ान भरता है, आसमान से जमीन की हर गतिविधि की पर नजर रख सकता है। इसके रडार्स इतने ज्यादा ताकतवर हैं कि वो घने जंगलों के बीच भी देख सकते हैं। जो दिख रहा है और जो तैयारी है और जो फ्री हैंड है और जो तीनों सेनाओं का कोऑर्डिनेशन है और चीफ ऑफ आर्मी जो CDS है वो भी इस पर नजर रखे हुए हैं, वो ये साफ बताता है ना कि अगर LAC के उस तरफ चीन ने सुनियोजित तरीके से पहले से ही वहां पर तैयारी की हुई है, बख्तरबंद गाड़ियां मौजूद हैं। आज तो बुलडोजर भी ये खबरें आई थी कि वहां पर वो गलवान घाटी की कुछ डेमोग्राफी चेंज करना चाहता है, उसका रुख मोड़ना चाहता है ताकि वो अपने क्लेम को और ज्यादा कर सके। तो ऐसे में भारत भी जो है पूरे तरीके से कॉम्बैक्ट तरीके से तैयार है और यहां पर डिप्लॉयमेंट अच्छी खासी है। प्रेम शुक्ला, ये बात तो सीधी स्पष्ट है ना, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया, शांति हम चाहते हैं, शांति हम चाहते हैं, पहल हम करते नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो कम से कम फिर कॉम्प्रोमाइज हम करेंगे नहीं। यही संदेश चीन को है और शायद यही संदेश जाएगा, अगर चीन नहीं मानेगा सभी पार्टियों को आज यही ऑन बोर्ड लिया जाएगा। निश्चित तौर पर सचिन जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम शांति की कामना करते हैं, शांतिवादी हैं, लेकिन कोई हमारी संप्रभुता के साथ, हमारी अखंडता के साथ किसी प्रकार का प्रहार करने का प्रयत्न करेगा तो हमारे लिए हमारी संप्रभुता, हमारी अखंडता सर्वोच्च है। हम उसकी रक्षा के लिए जो आवश्यक है, जो संभव है, वो कदम हम निश्चित तौर पर उठाएंगे। हम अपनी संप्रभुता के साथ कोई समझौता किसी भी हाल में नहीं करने वाले। और ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्रियों की बैठक में स्पष्ट तौर पर संदेश अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को भी और हमारे राष्ट्र में जिनके मन में कुछ भ्रम रहा होगा, उनका भ्रम भी दूर हो जाए, भ्रम निराश ना हो, इसलिए जो है ऐसे लोगों के लिए भी स्पष्ट संदेश सारे लोगों को दिया गया है। विकास गुप्ता, जवाब चीन को देना है, जवाब सरकार को नहीं देना है। मैं नहीं पढ़ता उस कल तक के प्रोपेगेंडा या कल तक की उस बात में या अल्प ज्ञान में कि निहत्थे सैनिक भेज दिए थे, वो ट्रीटी थी, सारी दुनिया ने दिखाया, हमने भी दिखाया। मैं नहीं पढ़ता उस चीज में, मैं आज की बात में आता हूं। जो देश कहेगा, जो सरकार कहेगी, पूरा देश एकजुट, तमाम पार्टियां एकजुट नजर आएंगी ना सर? सचिन, बिल्कुल। आज की सरकार के साथ मुझे लगता है कि देश की तमाम जनता और ऑपोजिशन पार्टी साथ खड़ी है कि जो भी निर्णय प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज लेगी और चीफ ऑफ द आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो और CDS के जो लोग जो इस प्रक्रिया में शामिल हैं, जो निर्णय वो लेंगे, मुझे लगता है कि तमाम देश की जनता और पॉलिटिकल ऑपोजिशन पार्टीज उनके साथ खड़ी हैं। किंतु मैं एक बात ये अवश्य कहना चाहूंगा सचिन, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, कि हमें अपनी विदेश नीति पर विचार करने की आवश्यकता है। आज चीन के साथ जितने हमारी मीटिंग्स हुई, झूले गए, महाबलीपुरम में मिले, आज कहीं ना कहीं चीन ने आकर के हमको धोखा दे दिया। आज नेपाल जो इतना छोटा सा देश है, वो हमें आंख दिखा रहा है और अपने मैप में उससे संशोधन करके पार्लियामेंट में बिल पास कर दिया और हमारे क्षेत्रफल को अपने मैप में दिखा रहा है। वहां मालदीव हमें आंख दिखा रहा है, वहां श्रीलंका चाइना की गोदी में जाकर के बैठ गया है। तो बहुत मुझे लगता है कि सरकार को ये चिंता करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि लैंडलॉक कंट्री है इंडिया, हमारे चारों तरफ के नेबर्स हमारे खिलाफ क्यों काम कर रहे हैं, तो हम विदेश नीति में कहां पे सुधार ला सकते हैं। मुझे लगता है इस पे सरकार को चिंतन करने की आवश्यकता है। ठीक है विकास गुप्ता, मैं आपके सवाल का जवाब सीधे तौर पर प्रेम शुक्ला से ले लेता हूं, लेकिन मैं आपकी इंटेंशन में बिल्कुल ये मानता कि कोई शक नहीं है, अगर राहुल गांधी अपने ही सैनिकों से सवाल ना उठा रहे होते,
अगर सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल ना उठाए गए होते, अगर सबूत सेना से ना मांगे गए होते, और एक ट्वीट मैंने नहीं देखा सर कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी की तरफ से जिसने चीन पर सवाल उठाए, जिसने कहा हो कि चीन तुम पीठ पर आकर के छुरा घोंपते हो, चीन तुमने एक्साइज चीन ले लिया। एक ट्वीट नहीं था सर। अभी मार्टियर्स की बॉडी नहीं पहुंची थी, सवाल सब सरकार से ही हो रहे थे। इसलिए मुझे लगता है ना कि वो सियासत बंद होनी चाहिए। रही बात आपकी विदेश नीति का सवाल, ये प्रेम शुक्ला जवाब देंगे। देखिए सचिन जी, विदेश नीति के संदर्भ में इनका जो सवाल है उसमें बहुत सारी गलतफहमियां है। पहली बात कि भारत और नेपाल के संबंधों में संकट काल की शुरुआत कांग्रेस के कार्यकाल में हुई। डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने पूरे कार्यकाल के दौरान क्या कभी नेपाल से रिश्ते सुधारने के लिए नेपाल दौरे पर गए? और कम्युनिस्टों को, जो नेपाल में जिन कम्युनिस्टों ने आज जो चीन की गोद में खेल रहे हैं, उन प्रचंड जैसे कम्युनिस्टों को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पालने का काम क्या कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया? इस सबसे कोई नकार सकता है? मालदीव का इन्होंने जिक्र कर दिया। मालदीव भारत के साथ पूरी तरह खड़ा है। एक मालदीव किसी जमाने में हमको आंखें दिखा रहा था, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल था, जब मालदीव के एक एयरपोर्ट में भारतीय कंपनी का ठेका छीनकर चाइनीज कंपनी को दे दिया गया था। उन स्थितियों से मालदीव हटा है। श्रीलंका में हमारी घेराबंदी चीन ने कर रखी थी, उससे भी हमने काफी कुछ स्थिति परिवर्तन किया है। सार्क नेशंस में आपको ध्यान होगा, प्री 2014 के बाद पोस्ट 2014 आप देखेंगे तो सार्क नेशंस में पाकिस्तान को क्या पूरी तरह से घेराबंदी करने में हमारी विदेश नीति को सफलता नहीं मिली? क्या हम G20 के मंच से आतंकवाद पर 2014 के पहले हम क्यों बात नहीं कर पा रहे थे? ब्रिक्स में आतंकवाद के मुद्दे पर हम 2014 के पहले क्यों बात नहीं कर पा रहे थे? इन प्रश्नों का भी उत्तर मुझे लगता है आत्मावलोकन करके जो कांग्रेस के पदाधिकारी समर्थक इस बात का बारंबार जिक्र करते हैं, विदेश नीति पर प्रश्न उठाते हैं, कृपा करके अपने कार्यकाल के समय विदेश नीति की विफलताओं कि आपका विदेश मंत्री यूनाइटेड नेशंस में खड़े होके दूसरे किसी का जो है वो पढ़ दिया करता था भाषण, याद है कि नहीं याद है आपको? और जब इसी तरह से पूर्वी लद्दाख में ही जब चीन ने 2013 में घुसपैठ की थी, तत्कालीन विदेश मंत्री श्रीमान सलमान खुर्शीद ने कहा था ये खूबसूरती पर जिस तरह से तिल होता है उस तरह से घुस आए हैं। तो साहब, खूबसूरती को हम जो है तिल की तरफ घुसना नहीं मानते। आज जो गलवान घाटी की तरफ उन्होंने बढ़ने की कोशिश की, हमने उनको तत्काल रोका। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने, आदरणीय विदेश मंत्री जी ने, तीनों ने स्पष्टता से कहा है कि भारत की 1 इंच भूमि के साथ भी हम समझौता नहीं करेंगे। शुक्ला जी, सरकारें आती हैं, सरकारें जाएंगी, विदेश नीतियां बनती हैं, विदेश नीतियां जाएंगी, लेकिन ये तो कम से कम, क्योंकि इनसे ज्यादा, ये जहां मैं ले में मौजूद हूं ना, इनसे ज्यादा कोई आई विटनेस हो नहीं सकता। मैं एक तस्वीर दिखा दूं, फिर मैं बताऊंगा मैं किस चीज का जिक्र करा था। ये पश्चिम बंगाल के बीरभूम से तस्वीर आ रही है, जहां पर महान शहीद का जो पार्थिव शरीर है वो वहां पर पहुंचा था। कल जी न्यूज लगातार ये तस्वीरें दिखा करके आपको कह रहा था कि ये राजेश का तस्वीर है, शहीद राजेश का तस्वीर, बीरभूम से तस्वीरें देख रहे हैं, जो जी न्यूज लगातार कल कह रहा था ये किसी तीर्थ पर जाने से कम नहीं है। आप देखिए, अगर आपके आसपास कोई अगर इस तरीके से मार्टर है, क्योंकि इन लोगों ने शहादत दी है, उस जगह पर शहादत दी है, आप और मैं क्योंकि यहां पर खड़े हैं, ये 4 धाम की यात्रा के पुण्य से कम नहीं है किसी शहीद को नमन करना। और जिसका जिक्र मैं प्रेम शुक्ला जी कर रहा था, राजीव रंजन, उसके बाद आप कमेंट कीजिएगा। ये लोग ये कहते आए हैं कि चीन तो हमेशा से यहां पर 62 से कहीं ना कहीं कोशिश करता रहा है कि लद्दाख की डेमोग्राफी को अफेक्ट करने की कोशिश करे, इंक्लूड करने की कोशिश करे, लेकिन भारत ने कभी वहां रोड नहीं बनाई, भारत ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया नहीं। ना जाने किस तरीके से चीन का एक पैक्ट था जो ऐसा नहीं हुआ, और इन लोगों की जो सीमा है वहां अंदर चरवाहों की शक्ल में या वैसे शक्ल में चीन आता चला गया। अगर पहले ऐसे किया गया होता तो ना अक्साई चीन जाता, ना चीन अब ये हिमाकत करता। राजीव रंजन, शायद यही चीन की फ्रस्ट्रेशन है, और चीन ये जानता है कि शायद भारत से इस वक्त का रिटेलिएशन ऐसा जो है मिलने वाला है। आपका कमेंट सर, और आज की इस बैठक पर। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि चीन का जो अविश्वसनीय चरित्र है 1954 के पंचशील समझौते के बाद 1962 में हजारों मील तक वो हिंदुस्तान के अंदर आया, और जिस तरह से उसने हिंदुस्तान वो रौंदने का काम किया, मैं नहीं मानता हूं कि किसी देश के लिए कभी भी वो परिस्थिति आए और उसको याद करके हम इतिहास के एक हिस्से के तौर पर उसको मान करके कभी हम भूल पाएंगे। लेकिन कई बार किसी नेतृत्व को या किसी पार्टी को ऐसे सवालों पर घेरने के बजाय हम अगर ये देखें कि चीन का यही चरित्र है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को बदलने की वो लगातार कोशिश करते रहे हैं, और उनकी कोशिश ये रही है कि एक बार पहले हम प्रवेश कर जाए, फिर अगर कोई सहमति बनती है तो कुछ
किलोमीटर हम पीछे लौटे तब भी उनके हिस्से में काफी बड़ी जमीन उनके पास आ जाती है। और ये काम उन्होंने लगभग सभी सेक्टर्स में किया। उनकी दुखती रग क्या है ये भी हम जानते हैं। भारत ने कैसे उनको सिक्किम के सवाल पर, अरुणाचल के सवाल पर कितना कायदे से जवाब दिया। आज जिस तरह से आप ऑस्ट्रेलिया से लेकर फिलीपींस तक आप देखें, उन्होंने अपने जिस तरह से अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाया और सार्क के अंदर के देशों पर भी चीन ने काफी कायदे से व्यूह रचना भारत के खिलाफ की है। लेकिन इसके लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का यह कार्यकाल इसके लिए जवाबदेह मानने के बजाय विदेश नीति में लचीलापन बहुत ज्यादा नहीं होता, ये हमें मानना होगा। और पूरी दुनिया में जब भारतीय डिप्लोमेसी का जो जादू आज देख रहे हैं दुनिया के लोग, आज नरेंद्र मोदी का लोहा अगर मानते हैं तो चीन को भी ये लगता है कि इस क्षेत्र में भारत उनका एक बड़ा प्रतिस्पर्धी है। और शायद इसी दृष्टि से भारत के खिलाफ वो एक बड़ी तैयारी कर रहा है। और मुझे लगता है आज अगर विभाजित हिंदुस्तान दिखेगा इन सवालों पर तो ये कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भारत की कमजोरी दिखेगी। से चाहे वो कांग्रेस हो या इस देश की तमाम लेफ्ट और जो सेंटरिस्ट पार्टीज हैं, उन सबों को मिल करके एक राय, एक राष्ट्रीय सहमति के साथ दुनिया को ये बताना होगा कि चीन तो के नहीं देखता नापाक इरादों वो जवान जिसकी शहादत को हम नमन कर रहे हैं और जिसकी शहादत का बदला लेने की बात कर रहे हैं, वो तो नहीं देखता ना कि बिहार में किसकी सरकार है, इस कारण से मुझे वहां पर शहीद होना है कि या फिर अपनी भारत माता के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के नहीं करने, या फिर पश्चिम बंगाल के बीरभूम से जो मैंने शहीद राजेश की तस्वीरें दिखाई उसने तो नहीं सोचा होगा ना कि वहां पर टीएमसी की सरकार है या फिर बीजेपी की सरकार है, क्योंकि देश सर्वोपरि है, सर्वोपरि ही रहेगा। कृष्ण मोहन मिश्रा, मैं आपको पॉलिटिकल डिबेट में शामिल नहीं करना चाहता था। मेरी यहाँ कई एक्सपर्ट से बात हुई, कर्नल वांगचुक जो कि लद्दाख स्काउट से रिटायर हैं, उनसे भी बात हुई। कहते हैं कि चीन सोच समझकर सुनियोजित तरीके से साजिश करके आया है। इसका क्या मतलब निकाला जाए, क्योंकि आप बहुत क्लोजली इस चीज को जानते हैं। मैं आपसे शुरू करूंगा, छोटा सा ब्रेक, वापस आ रहा हूं। ऐसे गंभीर मसले पर, सीमा विवाद के ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर केंद्र की भाजपा सरकार देश से झूठ क्यों बोल रही है? ये देश की जनता के साथ एक विश्वासघात है जो केंद्र की सरकार कर रही है। सही जानकारी ना देना, जवानों के बारे में, उनकी शहादत के बारे में आंकड़े छिपाना, देश को गुमराह करना, सीमा विवाद जैसे मसले पर सही जानकारी देश को नहीं देना, ये देश की जनता के साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात है। Things are happening. That is why in the all-party meeting, Prime Minister is expected to explain what is all happening, what India can do or should do in the given situation. प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से आश्वस्त करेंगे देश को, विपक्षी दलों को, कि राष्ट्रहित के साथ कोई समझौता नहीं किया गया है और जो वीर जवान शहीद हो पाए हैं, क्या उससे उसको टाला जा सकता था, बचा जा सकता था? ये गंभीर मुद्दे हैं। मैं सोचता हूं कि सबका जवाब उस बैठक में आएगा। गलवान घाटी में धोखेबाज चीन का मुकाबला करते हुए हमारे 20 जांबाज सैनिकों ने शहादत दे दी। शहीदों की अमर यात्रा में जन सैलाब उमड़ रहा है। खुद प्रधानमंत्री मोदी इस पूरे विवाद पर सभी दलों के साथ मिलकर एक बड़ी योजना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इतने गंभीर मसले पर भी सियासत बंद नहीं हुई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज फिर सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि अब ये साफ हो चुका है कि गलवान घाटी में चीन का हमला सुनियोजित था। भारत सरकार सो रही थी और इस समस्या को नकारने की कीमत हमारे जवानों ने शहीद होकर चुकाई। इससे पहले कल भी राहुल गांधी ने गलवान में सैनिकों को बिना हथियार भेजे जाने पर सवाल उठाया था, जिसका सरकार और बीजेपी दोनों ही मोर्चों पर विरोध किया गया। आम आदमी पार्टी ने भी आज सर्वदलीय बैठक से पहले सरकार पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि सरकार मामले की सच्चाई नहीं बता रही है। सियासत अलग अलग वजहों से कई और दलों की तरफ से भी है,
लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसे वक्त में जब देश अपने 20 जवानों की शहादत पर गुस्से में है और बदले की मांग कर रहा है, थोड़ी देर के लिए सियासत पर लगाम नहीं लगाई जा सकती? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि दुश्मन देश के खिलाफ अपने निजी मतभेदों को ताक पर रख दिया जाए? लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा। उम्मीद है कि आज की सर्वदलीय बैठक में विपक्ष को न सिर्फ सभी सवालों का जवाब मिलेगा, बल्कि सभी दल आपसी मतभेदों को भुलाकर दिल से देश के बारे में सोचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हालांकि विदेशी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि सच्चाई तो चीन छुपा रहा है, चीन के वहां कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं वो नहीं बता रहा है। लेकिन कल तक विपक्ष, जिसमें लेफ्ट भी शामिल है, कांग्रेस भी शामिल है, राहुल गांधी तो उस दिन ही शुरू हो गए थे ये कहते हुए कि भारत सच्चाई नहीं छुपा रहा है। हमने तो पहले भी कहा था चाइना ने ऑक्युपाइड कर लिया है, चाइनीज वर्जन को वो ज्यादा मान रहे थे। खैर, ये राजनीति का इतना इशू है कि आज जो है सर्वदलीय जब बैठक होगी, सब ऑन बोर्ड एक साथ आ पाते हैं कि नहीं आ पाते हैं। अभी हम बात करते हैं जिसका जिक्र मैंने ब्रेक पर जाने से पहले किया था, कृष्ण मोहन मिश्रा। ब्रेक से पहले मैंने यह जिक्र किया था, जब यहां पर एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि चीन सुनियोजित साजिश करके आया है। हाइट्स पर गलवान, क्योंकि आपने देखा है उस जगह को, बहुत कम ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने देखा, आपने उस जगह को देखा, उस स्ट्रेटजी, उसकी इंपॉर्टेंस को जानते हैं। अगर वो पीक पर बैठ गया है और काफी तैयारी के साथ पहुंचा है, तो फिर तो वो सोच के भी आया होगा कि भारत क्या कर सकता है। बिल्कुल, क्योंकि चीन को भी इस बात का बहुत अच्छे से अंदाजा है, उनके भी सैटेलाइट इमेजरी है, उनकी भी हर चीज इंडिया की जो ही भारतीय सेना की प्रिपरेशन है उस पर नजर रखते हैं। 2017 में डोकलम में वो इंडिया का रिजॉल्व देख चुका है कि अब भारत को उस तरह से पीछे नहीं, धौंस में आने वाला भारत नहीं है। भारतीय सेना की बहुत अच्छे से तैयारी है। इस बार जब चीन आया था, उसी समय ये लगा था कि ये हर साल वाला मामला नहीं है कि 100 बार चीन के सैनिकों ने LAC के इस पार आए, फेस ऑफ हुआ, बैनर ड्रिल हुई, वापस चले गए, या 150 बार चीन ने रिपोर्ट किया कि भारतीय सैनिक आए, फेस ऑफ हुआ, बैनर ड्रिल हुई, झंडे दिखाए गए, वापस लौट गए। इस बार कहानी कुछ और थी, ये चीज समझ में आने लगी थी। भारतीय सेना ने चीन को पेंगोंग त्सो में फिंगर 4 पर रोका, फिंगर 4 और 5 के बीच में, और उसी तरह से गलवान घाटी में भी चीन को उस जगह पर रोका जहां पर रोका जाना चाहिए था, जहां भारतीय सैनिकों की 5 मई के पहले हफ्ते में ही भिड़ंत होनी शुरू हो गई थी। हाल फिलहाल में जो सोमवार की रात जो भारतीय सैनिकों की शहादत हुई है, वो एक सिंपल हर अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन था। भारतीय सैनिक हथियार लेकर नहीं जाते। मैं बहुत बार LAC में गया हूँ, आपने भी ऐसे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जिसमें भारतीय और चीनी सैनिक एक दूसरे को धकेलते रहते हैं, लेकिन हथियार कोई नहीं चलाया जाता। ये एग्रीमेंट है, ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के जो 1993 से शुरू होकर लगातार 2012-13 तक जो एग्रीमेंट हुए, उनका हिस्सा है कि सीमा पर गोली नहीं चलाई जाएगी, सीमा पर फायरिंग नहीं की जाएगी, सीमा पर किसी भी तरह से अगर विवाद होता है तो उसको बैनर ड्रिल, एक सेट प्रोसीजर है कि उसके बाद इस लेवल की बातचीत होगी, इस लेवल की बातचीत होगी। ये खेल का नियम है, उसके हिसाब से खेले जाते थे। लेकिन अगर आपका विपक्षी अचानक खेल के नियम तोड़ देता है तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं होती है, क्योंकि उस समय आपको अंदाजा नहीं होता है कि आपका विपक्षी बेईमानी करके खेल में किस तरह से आगे आएगा। बहरहाल चीन का जितना नुकसान हुआ विदेशी मीडिया बहुत अच्छे से बता रहा है। विदेशी मीडिया के अपने सोर्सेज होते हैं और उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से बताया कि भारतीय सैनिकों से ज्यादा नुकसान चीनी सैनिकों का सेना का हुआ है। बहरहाल ये सारी चीजें नुकसान, बिल्कुल यूएस थिंक टैंक लगातार इसको बता रहा है, वो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती। नुकसान ये भी तो करती है ना कृष्ण, नुकसान वो चीज भी करती है। एग्जैक्टली, मैं वही कह रहा हूं ना, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के साथ साथ अगर शुरुआत सामने वाले ने की है, रिटेलिएशन जो है, अगर कोई प्रोवोक करता है तो हम बेफिटिंग रिप्लाई दे सकते हैं। लेकिन हम ये कहना कि अगर पूरा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया दिखा रहा है चीन की सच्चाई, वो ना मानते हुए प्रेम शुक्ला, वो सच्चाई ना मानते हुए वो एक आईना सरकार को, जो कल तक दिखा रहे थे राहुल गांधी समेत विपक्ष के नेता, की सरकार शहीदों की संख्या छुपा रही है, सरकार सच्चाई छुपा रही है, वो तो चीन ही कह रहा था, जो कल तक चीन के साथ खड़े सर 12 घंटे में कैसे टीम मोदी का हिस्सा बन जाएंगे? क्या कहिएगा उनको इतनी जल्दी, कैसे कन्विंस कीजिएगा? ये कुछ राजनीतिक दलों का अपना संकट है। जैसे केजरीवाल जी सर्जिकल स्ट्राइक के समय भी पाकिस्तान के समाचार पत्रों की सुर्खियों में थे क्योंकि भारत विरोधी बयान दे रहे थे। आदरणीय राहुल गांधी का भी आपने देखा कि सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग रहे थे, तो खून की दलाली कह रहे थे। बाद में जब एयर स्ट्राइक का कौवे मार के लौट आए। अब चीन के मामले में उनका वही रुख है, वो भारत के सैन्य अधिकारियों पर विश्वास नहीं करेंगे, भारत के प्रतिरक्षा मंत्री पर विश्वास नहीं करेंगे, भारत के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों पर विश्वास नहीं करेंगे, विदेश मंत्री के बयान पर विश्वास नहीं करेंगे, भारत के प्रधानमंत्री के बयान पर विश्वास नहीं करेंगे। तो क्या उनको सारी जानकारियां, जिस चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कांग्रेस का समझौता रहा है, क्या चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने उनको कुछ चीजें भेजी है? तो स्पष्ट करें वो कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने उनको सारा गलवान घाटी में जो कुछ हुआ उसकी वीडियो फुटेज भेज दी है। का मतलब क्या?
पर शुक्ला जी, जब कल तक उन्होंने चीज स्पष्ट कर ही दी थी कि गवर्नमेंट छुपा रही है, भारत ये नहीं कर रहा है, एक सवाल चीन पे नहीं उठाया था, फिर बुलाने का फायदा क्या? क्या भरोसा यहाँ की मीटिंग्स कहीं लीक हो जाए? फिर देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, कोई सैन्य रणनीति नहीं डिस्कस होने जा रही है। एक कंसेंसस की हमारी जो जानकारियां हैं, वो जानकारियां सारी उनके साथ शेयर की जाएगी, लेकिन हम कैसे आगे मूव करेंगे, सैन्य रणनीति राजनीतिक दलों की बैठक में नहीं तय होता। उसके लिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, उसके लिए हमारे पास सैन्य प्रतिष्ठान है, वो रणनीति तय करते हैं। हम पॉलिटिकली उसको जो है, सिर्फ राजनीतिक दल जो सत्ता में बैठा होता है वो राजनीतिक उसको बल प्रदान करता है, और सारे जो अन्य राजनीतिक दल हैं, हम एक संवैधानिक लोकतंत्र में हम हर किसी के साथ जितनी आवश्यक सूचना, जो गोपनीय सूचना के अतिरिक्त जो भी डिस्कस किया जा सकता है, राष्ट्र के हितों को ख्याल में रखते हुए जो डिस्कस किया जा सकता है डिस्कस किया जाएगा, उनको बताया जाएगा, उनका भी कुछ इनपुट है तो भी स्वीकारा जाएगा। ठीक ठीक ठीक। विकास गुप्ता, देश संकट में है, जाहिर सी बात है देश एकजुट है। संकट इन द सेंस कि जिसने किया है, खत्म तो हम करेंगे क्योंकि हम पहले शुरू करते नहीं है। आज क्या प्रधानमंत्री से ऐसा क्या सुनना चाहेंगे कि आज के बाद से कम ये राजनीति, और जब तक ये विवाद नहीं सुलझ जाता, ये राजनीति तो कम से कम बंद हो? नहीं सचिन, राजनीति की बात नहीं है। मैं दो चीज जो प्रेम शुक्ला जी को आपने 3 बार वक्तव्य का दिया है, मैं उनको एक करेक्ट करना चाहूंगा कि अगर अपनी विदेश नीति की खामियों का आप इल्जाम ऑपोजिशन पार्टियों पे लगाएं, और ऑपोजिशन विपक्ष अगर आपसे सवाल पूछे तो आप उनको एंटी नेशनल बना दें, कहीं केजरीवाल को आप कुछ बोले, ये खाली प्रेम शुक्ला जी का नहीं, सारे भाजपाओं के जो प्रवक्ता टीवी पे आते हैं उनका सबका यही रवैया है। दूसरी बात, ये श्रीलंका को डिफेंड कर रहे थे कि श्रीलंका हमारे साथ है। हना बोटा का जो पोर्ट है वो चाइना मर्केंटाइल पोर्ट लिमिटेड को 99 साल के लिए चाइना पे बात कीजिए ना। मैं तो बताता हूँ, ये कोइंसिडेंटल है क्या सर? डोकलाम होता है तो चाइनीज एम्बेसडर से मिल आते हैं, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाते हैं। नहीं, ये कोइंसिडेंटल है क्या सर? मैं क्यों ना मानूं सर? मैं कह रहा हूं आप देश में रह करके देश की पॉलिसी पर सवाल उठाइए। मैं कह रहा हूं सर, देश में रह करके देश की पॉलिसी पर सवाल उठाइए। लेकिन सर, जब मेरे देश का सैनिक शहीद होता है, उसका पार्थिव शरीर अभी घर नहीं पहुंचता है, आप उससे पहले ये कहना शुरू हो जाते हैं कि भैया सरकार छिपा रही है। ये उन सैनिकों की गलती थी, ये उन शूरवीर सैनिकों की गलती थी जो कि निहत्थे चले गए वहां पे, और आपको पता ही नहीं होता कि वहां पर पैक्ट क्या है, वहां पर समझौता क्या है, पीठ के ऊपर किसने वार किया, और एक शब्द नहीं निकलता शी जिनपिंग या चाइना के लिए। सर, ये क्या समझौता है? फिर ये क्या कहलाता है राजीव रंजन? इसकी एग्जिस्टेंस का भी कोई पता सवाल किसने कहा मत उठाइए, लेकिन सवाल इतना तो मत उठाइए ना कि आप शी जिनपिंग की पार्टी के साथ खड़े हुए नजर आए, आप इमरान खान के साथ खड़े हुए नजर आए। आप क्या बताइए मुझे, आप मुझे बताइए, नेपाल जैसे मेरी समझ से भी परे है। आज जब युद्ध जैसे हालात हैं, ये विदेश नीति का चुनाव विचार करने की आवश्यकता है या नहीं है, बताइए आप मुझे। और वैसे भी विकास गुप्ता अगर कांग्रेस की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है इससे ज्यादा वैचारिक दिवालियापन हिंदुस्तान के विपक्ष का नहीं दिख सकता है। युद्ध जैसे हालात में छोटे मोटे अंदरूनी सवालों को लेकर अगर आपका कोई पूर्वाग्रह या दुराग्रह है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत का नेतृत्व सबल है, सक्षम है, चीन को हम उनके जद में रखेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर विभाजित अगर देश दिखेगा इस दुनिया के सामने, तो इससे भारत का कहीं ना कहीं जो भारत की जो पोजिशनिंग को लेकर के जो सवाल है उनको लेकर के जरूर आशंकाएं खड़ी होंगी। और मैं मानता हूं कि अभी हालात ऐसे नहीं है जिसमें मातम मनाने जैसी कोई बात आ जाए, इसलिए कि युद्ध के समय कई बार एक पक्ष अपने उपलब्धियों को सामने रखता है, दूसरे पक्ष के नुकसान को कोई नहीं देख पाता। हो सकता है हिंदुस्तान से ज्यादा आज चीन के लिए मुश्किल वक्त हो, और इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि इसको उस नजरिए से देखिए तो ज्यादा बेहतर होगा कि आज पलटवार करने का समय है, और एक लिमिटेड एक्शन की गुंजाइश अगर देश में बनती है तो इसको किया जाना चाहिए। कृष्णमोहन मिश्रा, क्या आप मेरे साथ मौजूद हैं? जी सचिन। कृष्णमोहन, मेरा सवाल ये है कि जो राजनीतिक हलकों में भी बात चल रही है, वो भले सामने सियासत के तौर पर लोग माने या फिर नहीं माने,
दो चीजों पर आपसे क्लैरिटी चाहता हूं। एक तो यहां पर लोकल लोग कहते हैं कि वो लद्दाख की तरफ 62 से आंख उठा के देख रहे हैं, आंख उठा के नहीं देखता। अगर भारत ने जो है लचीला ढीला रवैया ना अपनाया होता, ये रोड्स या फिर ये जो लेह से डुरबुक और दौलत बेग ओल्डी वाला जो हाईवे बन रहा है, जो सिर्फ 6 घंटे का फिर रास्ता रह जाएगा, अगर ये पहले बन गया होता। अब 24 घंटे काम चल रहा है, इसलिए चीन को जो है बहुत ज्यादा चिंता है कि ये वो वाला भारत है नहीं, या फिर ये वो वाली सरकार भी नहीं है। नंबर 2, जब वो हर कोई ये कह रहा है कि भारत के लिए संकट का विषय या भारत आगे खड़ा है, और जितने इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं चीन के लिए ज्यादा संकट का विषय है, इंटरनली भी और दूसरे तरीके से भी। वो कैसे है वो समझाइए जरा, दोनों पॉइंट। देखिए, सबसे पहले तो सचिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं कि 50 के वक्त में एक कुलवंत सिंह कमेटी बनी थी जो कि नॉर्दर्न बॉर्डर यानी चीन से लगते बॉर्डर में सुरक्षा क्या होनी चाहिए उसके सारी चीजों के उसको उनको समीक्षा करनी थी और सलाह देनी थी प्रधानमंत्री को। उन्होंने जो सलाह दी थी उनमें सबसे इंपॉर्टेंट थी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात। वो पूरी की पूरी रिपोर्ट कूड़े में डाल दी गई, कुछ नहीं हुआ, कोई सड़कें नहीं बनी, क्योंकि उस समय ये भरोसा था कि हिंदी चीनी भाई 1954 में पंचशील का समझौता साइन किया गया था। हालांकि उसके 4 महीने बाद ही अगस्त 1954 में उसने बाराहोती पर कब्जा करने की कोशिश की थी चीन ने। बहरहाल वो कभी रोड नहीं बनी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ कभी भी। सेनाध्यक्ष जनरल थिमैया जैसे सेनाध्यक्ष की हर बात कचरे के डब्बे में डाली गई। जो सेंट्रल कमांडर होते थे लेफ्टिनेंट जनरल थोराट, उन्होंने साफ साफ चेताया था कि चीन हमला करेगा। ऑपरेशन लाल किला उन्होंने एक एक्सरसाइज की थी, वॉर गेम किया था, और उन्होंने सारे पॉइंट्स बताए थे, उस पर ध्यान नहीं दिया गया और 62 की भयानक हार हुई। उसके बाद एक ये इतनी दुखद स्थिति है जब इसके बारे में आप सुनते हैं कि उसके बाद 2005, 6, 7 तक ये स्थिति रही कि ये माना गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास करेंगे ही नहीं। वो इसलिए कि अगर हमने सड़क बनाई, चीन हमला करेगा तो चीन को आगे बढ़ने के लिए बनी बनाई सड़कें न मिल जाएं। इससे ज्यादा दुखद स्थिति क्या हो सकती है कि ये भारत जैसे एक ताकतवर देश ने एक रणनीति बनाई और इसको रणनीति के तौर पर 4 दशकों से ज्यादा समय तक इसको स्वीकार किया गया। यानी चीन को तो आप प्लेट में रख कर दे रहे थे ना, यानी चीन को तो आप प्लेट में रख कर दे रहे थे ना अपना हिस्सा। ठीक है, मेरे पास 30 सेकंड है, मैं एक लास्ट कमेंट ले लेता हूँ। चीन को तो आप रख के दे रहे थे ना हिस्सा, तो इसका मतलब प्रेम शुक्ला जी, क्या कमजोर भारत किसी राजनीतिक पार्टी के लिए अपनी सियासत का हथियार हो सकता है? क्या ये ज्यादा बड़ी चीज है कि भारत मजबूत हो रहा है, रोड बना रहा है और चीन परेशान, इस कारण से वो पार्टियां भी परेशान है? 30 सेकंड, फिर उसके बाद विकास गुप्ता, लास्ट 30 सेकंड। देखिए, 2013 में संसद में खड़े होकर तत्कालीन रक्षा मंत्री, जो कांग्रेस के रक्षा मंत्री थे AK एंटनी जी, ने स्वयं जो है संसद में खड़े होकर कहा कि हमारे लिए सबसे बेहतर स्थिति है कि हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास सड़क संसाधनों के निर्माण से बचें। तो आप समझ सकते हैं भाई, 1950 में कुलवंत सिंह कमेटी की रिपोर्ट आदरणीय कृष्ण मोहन जी स्वयं बता रहे हैं। 60 का दशक, 70 का दशक बीत गया, क्यों नहीं संसाधन का निर्माण किया गया? क्या कारण थी? आप कह रहे हैं कि चीन आंखें दिखा रहा था, तो चीन की आंखें तो आंखों में आंख डालने में आपको क्या पीड़ा थी, क्या डर था? 1930 में के दशक में आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू का चीन यात्रा के बाद से 1962 तक 32 वर्षों तक लगातार तमाम चेतावनियों के बावजूद वो चीन के प्यार में क्यों पड़े रहे? इसका उत्तर कोई कांग्रेसी दे दे, कोई नेहरूवादी दे दे, कोई रक्षा विशेषज्ञ जो नेहरूवाद को मानता हो बता दे। विकास गुप्ता, लास्ट 30 सेकंड। सचिन, यानी कि कमजोर भारत ही अगर कांग्रेस के हित में रहा है ना हमेशा। नहीं सचिन, अगर आप हिस्ट्री को बार बार रिविजिट करेंगे, मुझे लगता है कोई भी देश या कोई भी वक्त जो इंसान की जिंदगी में एक वक्त होता है उसमें आप तरक्की नहीं कर सकते। आप 6 साल से हैं, आप उसका हिसाब किताब दीजिए, आप हर बात में वक्तव्य में नेहरू तक पहुंच जाते हैं। ये देश के हर आदमी को समझ में आ रही है। हाँ सर, 70 साल का हिसाब किताब ना लें, नहीं आप 70 साल का हिसाब किताब ना लें। 43,000 जो है हमने दे दिया चीन को, अक्साई चीन हमने उठा करके दे दिया प्लेटर में। उसके बाद भी 2013 तक कहते रहे कि भैया सड़कें ना बनाओ, और अब भी कह रहे हैं कि भैया भारत से सवाल पूछेंगे, भारत की सेना पे सवाल उठाएंगे, चीन पे तो हमने कुछ नहीं करना। आप सुनिए, लेकिन ऐसा है राजनीतिक पार्टियां कुछ भी कहें, हम क्योंकि ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। मैं आपको सच बताऊं, सेंटीमेंट पूरे देश का यही है, हर व्यक्ति ये कह रहा है कि, और पूरी फौज भी यही कह रही है, उसे फ्री हैंड है। अगर कहीं ना कहीं कोई दरकार है वो पॉलिटिकल विल की है, और प्रधानमंत्री ने तो वो पॉलिटिकल विल दिखा के साफ कर ही दिया है। इसलिए जो भी एक्शन होगा कहीं ना कहीं देश तो उसके साथ खड़ा है, भले कुछ राजनीतिक पार्टी साथ हो या ना हो। तो इस बड़ी खबर पर लगातार कवरेज जारी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी।
Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.